हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? 30 दिन ही रह गए हैं आप सीटेट जुलाई 2020 की परीक्षा में। अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी परीक्षा की डेट को बढ़ने का कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं, तो अपनी तैयारी को जारी रखें। अगर डेट बढ़ती है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, लेकिन अभी तैयारी ऐसे करें कि जैसे एग्ज़ाम 5 जुलाई 2020 को ही है। हमारा अनुभव और हमारा सहयोग आपके साथ सदैव रहेगा, और हमारे ये प्रयास रहेगा कि हमसे जुड़े जितने भी प्रतियोगी हैं उनके 120 से अधिक अंक आएँ। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि सीटेट परीक्षा के लिए हम क्या क्या रणनीतियाँ अपनाएं और कैसे सीटेट को पास करें और क्या करें हम। तो आज उन्हीं को बताने के लिए आपके सामने आए हैं। मैं हिमांशु कश्यप द्रोणाचार्य क्लासेस से आपको बताना चाहते हैं कि सभी लोग सीटेट की क्लासेस कई पढ़े होंगे, कई किताबें पढ़ी होंगी, कई चीज़ें पढ़ी होंगी, लेकिन यहाँ वीडियो के माध्यम से आपको हम वो चीज़ें बताना चाहते हैं जिनके बारे में आप सुनकर आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। क्या इतनी आसानी से भी सीटेट क्रैक हो सकता है? क्या कुछ शब्दों के द्वारा ही सीटेट क्रैक हो सकता है? बिल्कुल सही सुना आपने, हम कुछ शब्द को याद करके ही सीटेट क्रैक कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए कुछ ऐसे शब्द जिनके माध्यम से हम सीटेट आसानी से क्रैक कर सकते हैं। उन शब्दों को हम जैसे कीवर्ड कहते हैं, डू एंड डोंट कहते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्ड कहते हैं। भाई होता क्या है इसके बारे में थोड़ा हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए एक प्रश्न दिया गया है, उसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। अब प्रश्न विकल्प हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सीटेट में प्रश्न पत्र देखा जाए इतना लेंदी होता है, इतना बड़ा होता है कि प्रश्न पढ़ते पढ़ते हम थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं। तो उसका समाधान के लिए हम छोटा सा वीडियो आपके लिए लेके आए हैं कि कुछ ऐसे वर्ड जिनको आप देख के आसानी से बता सकें कि क्या सही है क्या गलत। अगर कुछ शब्द आपको ऑप्शन में मिल जाते हैं तो आसानी से बता सकते हैं कि सीटेट में सही होगा या गलत होगा। तो हम बात करते हैं कुछ पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड की, जिनको हम अपनी भाषा में ब्रह्मास्त्र कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे द्रोणाचार्य के ब्रह्मास्त्र से, जिससे हम सीटेट आसानी से पास कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे पॉजिटिव वर्ड की जिनके माध्यम से हम सीटेट को जानेंगे कि सीटेट में क्या हमें करना है और किन चीज़ों पे हमें ध्यान देना है। अगर ये सभी शब्द आपके पेपर में विकल्प में आते हैं तो संभवतः आपका विकल्प सही होगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा संभवतः ही सही होगा, पूर्णतः नहीं। हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल सही ही होगा। हाँ, अगर आपको प्रश्न पत्र में प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो आप तुक्का लगा सकते हैं, ये ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये पूर्णतः सही नहीं है। बस आपको ट्रिक समझा रहे हैं जिससे कि आप कुछ प्लस कर सको, कुछ बेहतर कर सको। तो पहला पॉइंट देखिए सबके सामने है विचार मंथन। ध्यान दीजिएगा ये पॉजिटिव वर्ड है, निगेटिव वर्ड हम अगले वीडियो में लाएंगे। तो ये पॉजिटिव वर्ड है पहला, विचार मंथन। भाई हम ध्यान देते हैं कि विचार मंथन का तात्पर्य ये है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है भाई? कि दिमाग के घोड़े दौड़ाना। ये क्या होता है भाई? बच्चे को हम कुछ ऐसे क्रियाकलाप देंगे, कुछ ऐसा सिखाएंगे कि बच्चा अपने विचारों को प्रस्तुत करे, प्रस्तुत करने से पहले तर्क वितर्क करे, चीज़ों को सोचे, चिंतन करे। जितना चिंतन करेगा उतना उस चीज़ों को सीखेगा। तो अगर विकल्प में आपको विचार मंथन की बात हो रही है, सोचने की बात हो रही है, तर्क वितर्क की बात हो रही है, तो संभवतः आपका विकल्प वो सही होगा। दूसरे और तीसरे पॉइंट की बात करते हैं गतिशीलता और क्रियाशीलता। बच्चों को हम कुछ भी सिखाते हैं तो ऐसे सिखाते हैं कि बच्चा गतिशील रहे और क्रियाशील रहे, क्योंकि बच्चा जितना अधिक गतिशील होगा, जितना अधिक क्रियाशील होगा, उतना ही अधिक वो सीख सकेगा। चौथी बात होती है प्रोत्साहन की। प्रोत्साहन, भाई हम बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, इनकरेज करते हैं, जिससे क्या होता है बच्चा अगर कुछ चीज़ों को सीखने में कठिनाई का अनुभव कर रहा है, अगर हम उसको थोड़ा सा प्रोत्साहित कर देते हैं तो वो बच्चा सीखने में उसकी लगन लग जाती है और सीखने लगता है। भाई प्रोत्साहित का अर्थ ये नहीं होता है कि हम उसको प्रलोभन दें। अब बात होती है प्रलोभन की, जो कि एक निगेटिव वर्ड है। प्रलोभन क्या होता है भाई? प्रलोभन का मतलब है कि उसको हमने टॉफ़ी दे दी, चॉकलेट दे दी, कैंडी दे दी। हमें ये नहीं करना है भाई, ये तो बाह्य अभिप्रेरणा है। आपको पता होगा अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है, आंतरिक और बाह्य। यहाँ अभिप्रेरणा को समझाने नहीं आए हैं। जानते ही होंगे आप लोग कि अभिप्रेरणा आंतरिक होनी चाहिए, बाह्य नहीं, क्योंकि आंतरिक अभिप्रेरणा जो होती है बच्चे को अंदर से सीखने के लिए प्रेरित करती है। बाह्य प्रेरणा क्या है? आज आपने टॉफ़ी दी, आज आपने डंडी मारी, वो याद कर रहा है, कल वो फिर बंद कर देगा, है ना। तो कोशिश करें बच्चों को आंतरिक अभिप्रेरणा दे, प्रलोभन ना दे।
मतलब बच्चों को प्रोत्साहित करें और इंकरेज करें। 5वां पॉइंट है संलग्न करना, भाई इंगेज करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चीज़ों को अगर आप इंगेज नहीं करेंगे तो चीज़ें आपसे दूर हो जाएंगी। तो बिल्कुल सही कहा गया है भाई, अगर बच्चे को आपको कुछ सिखाना है तो बच्चे को इंगेज रखें, क्योंकि बच्चा जितना इंगेज रहेगा उतना ही सीखेगा। अगर आपने उसको खाली छोड़ दिया तो वो इधर उधर लड़ाई करेगा या फिर शैतानियाँ करेगा। अगला है 7वां पॉइंट सहभागिता। भाई बात हो रही है बाल केंद्रित शिक्षा की, तो सहभागिता की बात ना आए तो भाई बेकार है, क्योंकि सहभागिता एक ऐसा ही माध्यम है जिसके द्वारा बच्चों को हम बच्चों की तरह सिखा सकते हैं। छोटे सा हम कहें कि अगर हम बालक नहीं बनेंगे तो बालकों को हम सिखा नहीं पाएंगे, बच्चों के साथ में अगर हम बैठेंगे नहीं तो बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे। तो बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य यही होता है कि हम बच्चों को सिखाएं उनकी रुचियों के अनुसार, उनकी क्या रुचियाँ, उनकी क्या जिज्ञासा हैं, उनको हम जानें और उसके अकॉर्डिंग अपनी शिक्षा पद्धतियों को बदलें और सिखाएं हम। तो सहभागिता बहुत आवश्यक है एक अध्यापक के लिए। अगला है 8वां है वास्तविक जीवन या रियल लाइफ। भाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। एनसीएफ ने भी कहा हुआ है कि अगर बच्चे को हमें सिखाना है और सरलता से सिखाना है तो हम उन चीज़ों को जो बच्चों को सिखा रहे हैं उसको हमें वास्तविक जीवन से जोड़ना होगा, जिससे बच्चा क्या होगा, अगर बच्चों को रियल लाइफ में वो चीज़ें दिखाई देंगी तो सरलता से सीख सकेगा और सीखेगा। अगला है 9 नंबर विविधता यानी कि वैरायटी। भाई वैरायटी का तात्पर्य ये है, विविधता का तात्पर्य ये है कि कभी भी बच्चों को हम ऐसी ये चीज़ें न सिखाएं कि वो एक ही पक्ष की ओर भागे। विविधता का आशय है कि बच्चों को हम ऐसा समग्र ज्ञान दें जिससे उसकी सभी चीज़ों का पूर्णता से चीज़ों को सीख सके, अच्छे से सीख सके, विविधता हो, वैरायटी हो, है ना। ये नहीं है कि एक ही पक्ष पे हम ध्यान दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला है 10वां नंबर उपचारात्मक शिक्षण। आपने पढ़ा होगा अच्छे से कि बच्चों की जो कमियां हैं उनको दूर किया जाए, उनको समझा जाए, सुधार किया जाए। 11 नंबर क्या है, पूर्व ज्ञान से जोड़ना। भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चों को हम कनेक्ट करें उसके प्रीवियस एक्सपीरियंस से, क्या उसके पुराने एक्सपीरियंस हैं, क्या उनका पुराना ज्ञान है, उनके माध्यम से हम नए ज्ञान को जोड़ें। भैया अगर बच्चा कुछ नया कॉन्सेप्ट पढ़ रहा है और पुराने कॉन्सेप्ट से या पुराने ज्ञान से उसका हल्का सा भी तालमेल नहीं है तो वो चीज़ें आप बच्चे को कभी नहीं याद होंगी। तो हम कोशिश करेंगे कि बच्चे को जो भी नया ज्ञान दे रहे हैं पूरे ज्ञान के साथ जोड़ने का प्रयास करें। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आप जानते होंगे कि जो हमारे माइंड सेट्स होते हैं उनमें जो चीज़ें स्टोर होती है, मेमोरी स्टोर होती है, वो डॉट में होती है। अगर इन डॉटों को आपस में लिंक नहीं किया जाएगा तो डेटा क्या होगा, उड़ जाएगा या फिर मेमोरी लॉस हो जाएगी। तो हम कोशिश करेंगे कि सभी डॉट्स को जोड़ने के लिए हम बच्चे के पूर्व ज्ञान पर अधिक से अधिक बल देंगे और नए ज्ञान को जोड़ने का प्रयास करेंगे। पॉइंट नंबर 12 मुक्त अंत वाले प्रश्न, ओपन इंडेड क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीटेट के लिए हर बार आता रहता है। होता क्या है भाई, नाम से ही जाहिर है, मुक्त अंत वाले प्रश्न मतलब कि ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर देने में हम मुक्त हैं। भाई कोई भी प्रश्न हो, उत्तर हम अपनी स्वेच्छा के अनुसार दे सकते हैं, तभी वे मुक्त अंत वाले प्रश्न कहलाते हैं। जैसे कि भाई किसी ने पूछा कि आपका नाम क्या है, तो भाई आपका नाम तो ही भाई जो भी होगा बताएंगे। जैसे हमारा नाम हिमांशु कश्यप है, तो भाई नाम तो एक ही है, तो यहाँ हम बाध्य हैं, किसी और का नाम नहीं बता सकते, तो ये मुक्त अंत वाला प्रश्न नहीं होगा, है ना। तो हम मुक्त अंत वाले प्रश्न की बात करते हैं। जैसे कि किसी ने कहा कि भाई 10 संख्या किन शब्दों को या किन संख्याओं को जोड़ के बनती है, तो यहाँ पे हम 5 और 5 भी कह सकते हैं, 2 और 7 भी कह सकते हैं, 1 और 9 भी कह सकते हैं। तो क्या है, कई उत्तर हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, मुक्त अंत वाले प्रश्न होंगे ये। भाई सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुक्त अंत वाले प्रश्न जो होते हैं वो अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग पर होते हैं। अगर आप मुक्त अंत वाले प्रश्नों की बात करेंगे तो वहाँ पर चिंतन कैसा होगा आपका, अपसारी, क्योंकि ये क्या है, अपसार कर रहा है, ज्ञान को बढ़ा रहा है। आप एक ही चीज़ को कई नज़रिए से सोचते हैं और एक ही चीज़ को कई रिजल्ट के साथ में सामने लाते हैं। 13वां पॉइंट है सृजनात्मकता, क्रिएटिव। भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। सृजनात्मकता से अर्थ होता है नवीनता। अगर हम किसी चीज़ को नवीनता से खोजें, नवीनता से निर्माण करें, नवीनता से प्रस्तुत करें तो वहाँ पे सृजनात्मकता होती है। कहते हैं कि एक सृजनात्मक बालक के अंदर अपसारी चिंतन पाया जाता है, क्योंकि वह
चीज़ों को अपसार कर लेता है, चीज़ों को सोच सकता है अच्छे से, ना ही वो कभी ये नहीं होता है कि वो एक ही चीज़ पर केंद्रित हो। तो सृजनात्मक बालक होते हैं, उनके अंदर मुख्यतः या सामान्यतः अपसारी चिंतन पाया जाता है। आगे बात करते हैं 14 पॉइंट की, सार्थक क्रिया में संलग्न करना। भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ लगी हुई है। हमने अभी पहले बताया था आपको, बच्चों को हमें इंगेज करना है, लेकिन कहाँ पे? सार्थक क्रिया में। भाई बच्चा जो भी कार्य कर रहा हो वो सार्थक हो। ऐसा ना हो कि बच्चा फालतू में ही आप बच्चे को होमवर्क दे दिए, बच्चा लगा हुआ जिसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है ना। बच्चे को कोई भी कार्य में लगाएं तो सार्थक हो, सार्थक क्रिया हो उसकी, वरना क्या होगा? बच्चा थक जाएगा और यांत्रिक रूप से कमज़ोर हो जाएगा या थक जाएगा। अगला है 15 पॉइंट, रचनावाद। काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। जहाँ रचनावाद की बात आती है वहाँ सक्रिय अध्ययन की बात आती है, एक्टिव लर्निंग की बात आती है। अगला है 16 पॉइंट, विचार मंथन, डिस्कशन। भाई प्राथमिक स्तर पे विचार विमर्श काफ़ी करते हैं, विचार मंथन काफ़ी करते हैं, लेकिन 70 नंबर पे आते हैं वाद विवाद। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में हम वाद विवाद का प्रयोग करते हैं। 18 नंबर है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। सब लोग जानते हैं कि सामान्य बालकों को असमान बालकों के साथ में अगर हम शिक्षा देते हैं तो क्या होता है? समावेशी शिक्षा होती है। भाई हमारे लिए कोई भी बालक अलग नहीं है, सभी बालक एक जैसे हैं, चाहे वो असमान ही क्यों ना हो। सामान्य बालकों के साथ वो बैठेंगे और एक ही विद्यालय में बैठेंगे और हम उन्हें शिक्षा देंगे। 90 नंबर है पुनर्बलन। भाई रेनफोर्समेंट। बच्चा आपने प्रश्न किया बच्चे से, बच्चे ने उसका उत्तर दिया, भले ही आपको थोड़ा गड़बड़ लग रहा है लेकिन आपको वहाँ पे उसका पुनर्बलन देना है, आपको रेनफोर्समेंट देना। हाँ बच्चा वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा किया, अब थोड़ा सुधार करें, आप और अच्छा कर सकते हैं। तो हमें शाबाशी ज़रूर देना है, जिससे बच्चे का हौसला बढ़ेगा और सीखने का वो और प्रयास करेगा। कभी भी हमें निगेटिव कमेंट नहीं करना है कि भाई आप बिल्कुल गलत है, आप बैठ जाइए, हमें बोलना ही नहीं है। अगला है 20 नंबर, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। भाई हमें करके सीखना है, प्रैक्टिकल चीज़ें करनी है। बच्चा जब उसको करेगा प्रैक्टिकल तभी वो सीख पाएगा। तो करके सीखने पर एनसीएफ ने काफ़ी बल दिया है। तो भाई अगर बच्चा करके सीख रहा है तो चीज़ों को अच्छे से सीख सकेगा। 21 पॉइंट है हस्तपरक गतिविधियाँ, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। भाई कहने का तात्पर्य है कि बच्चा चीज़ों को अपने हाथ से क्रियाकलाप के द्वारा करेगा तब चीज़ों से अच्छे से सीख सकेगा। अगला पॉइंट है 22 नंबर, शुरू से ही सही, राइट फ्रॉम द बिगनिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है। अगर बच्चे को आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो बच्चे को कभी गलत चीज़ नहीं सिखाएं, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट आप मॉर्निंग में कहें या स्टार्टिंग में कहें आपने क्रिएट कर दिए हैं, बच्चे के माइंड में वो बैठ जाते हैं। वो बच्चा कभी उसको ये नहीं कहता है कि वो गलत है, क्योंकि आपने उसको सिखा दिया और सीख गया है। अब बच्चा आगे क्या होगा, वही चीज़ों को लेके जाएगा और कोई भी उससे कहेगा नहीं आपने गलत सीखा हुआ है तो वहाँ पे वो विरोध करेगा, क्योंकि आप उसके आदर्श हैं, आपने उसको सिखाया हुआ है। तो कोशिश करें बच्चे को कभी भी सिखाएं तो हम उसको सही सिखाएं, कभी भी गलत ज्ञान ना दें। 23 नंबर है भूमिका निर्वाहन व क्रियाकलाप में भाग लेना। भाई बच्चे को अगर भाषा का विकास करना है तो भूमिका निर्वाहन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बच्चा जब भूमिका का निर्वाहन करेगा तो चीज़ों को अच्छे से सीखेगा, क्योंकि पर्टिकुलर उसी रोल में वो आ जाएगा और वो भाषा को अच्छे से आदान प्रदान करेगा और अपनी बातों को या अपनी अभिव्यक्ति को अच्छे से प्रकट करेगा। अगला है नए शब्दों की खोज के लिए अनुमान लगाना। भाई जितना बच्चा अनुमान लगाएगा उतना अधिक सीख पाएगा। 25 नंबर है समझ के साथ पढ़ना व लिखना। भाई काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी एग्ज़ाम में ये आता है कि पठन कौशल का उद्देश्य क्या होता है, लेखन कौशल का उद्देश्य क्या होता है। तो भाई प्राथमिक स्तर पे पठन हो चाहे लेखन हो, दोनों ही कौशलों का उद्देश्य ये होता है कि बच्चा समझ के साथ चीज़ों को पढ़े और लिखे। यही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वो व्याकरण में पंडित ना हो ये आवश्यक नहीं है, लेकिन वो समझ के पढ़े और समझ के लिखे, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 26 नंबर है घसीट लिखावट, स्क्रिबलिंग। एग्ज़ाम में कई बार आया हुआ है इंग्लिश में। तो स्क्रिबलिंग का अर्थ होता है घसीट लिखावट। 27 नंबर है सुंदर लेख, कैलीग्राफी। भाई सुंदर लेख क्या होता है? सुंदर लेख को बोलते हैं हम कैलीग्राफी, जिसमें बच्चे क्या होते हैं वर्ड्स को या फिर अल्फ़ाबेट्स को घुमा घुमा के सुंदर सुंदर लिखते हैं। तो ये आज थे कुछ निगेटिव वर्ड्स। निगेटिव वर्ड्स की बात हम कल करेंगे। ये थे हमारे पॉजिटिव वर्ड जो आपने सीखे होंगे। अब कुछ और पॉजिटिव वर्ड हैं जिनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे।
और निगेटिव वर्ड्स हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। तो अच्छे से आप लोग पढ़ाई कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम योर एग्ज़ाम, और अच्छे से लगे रहें, और जो भी हमने आपको ये वर्ड्स सिखाए हुए हैं इनको ध्यान दीजिएगा, काफ़ी बेहतर होगा। और ऐसे ही वर्ड्स हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।